वेलकम बैक क्लास 8। तो जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था उसमें मैंने आपको रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स तक कंप्लीट किया था। आज जो टॉपिक मैं आपके इस वीडियो में कवर करूँगी दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद बेसिस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन which is also used to differentiate between a metal and a non metal. फाइन। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स पहला लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस, ऑल द मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो ज़्यादातर बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते, इवन तो सम मेटल्स आर देयर विच रिएक्ट विद बेसिस। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद basis, all the metals, again I am repeating it, all the metals do not react with bases, although some metals are there which react with bases. And when they react, when metals react with bases, what do they form is salt and hydrogen gas. This is the end product of reaction of what metals with bases. जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ पोटेशियम प्लस NaOH, अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, ठीक है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा आपका एक तो सॉल्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जो सॉल्ट बनता है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब जब दो आपके मेटल्स मिल के सॉल्ट बनाए तो उनको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। फाइन। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन। सो दिस इज द रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट। जो बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं वही खाली रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बनाते हैं अपॉन देयर रिएक्शन। सो दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं। एंड नॉन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, बट नॉन मेटल्स भी अगर रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट, most of the non-metals first of all do not react. Non-metals when they react they also produce complex salts and hydrogen gas. अच्छा, वो जो सॉल्ट्स मेटल्स के केस में बनेंगे और जो नॉन मेटल्स के केस में बनेंगे उनके केमिकल कॉम्पोजिशन में फ़र्क होगा, क्योंकि मेटल्स क्या है, बेसिक इन नेचर है, और नॉन मेटल्स नॉर्मली क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर है। तो जो सॉल्ट्स बनेंगे उनकी जो मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो वेरिएट करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस। नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर दिस चैप्टर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ बेसिकली, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी चीज़ को उसकी जगह से हटाना और ख़ुद उसकी जगह ले लेना, उसको बोलते हैं आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फाइन। जब कोई मेटल किसी दूसरे मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे, डिस्प्लेस मतलब उसकी प्लेस से रिमूव कर दे और ख़ुद उसकी जगह पे बैठ जाए जाके, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड दिस रिएक्शन इज़ कैरिड आउट wherein one metal is highly reactive and the other one, जो दूसरा पार्टिसिपेट कर रहा है जिसका सोल्यूशन है वो लेस रिएक्टिव है। ये कंडीशन होनी चाहिए तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि एक मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए और एक मेटल लेस रिएक्टिव होना चाहिए। अगर दोनों ही इक्वल रिएक्टिविटी के होंगे देन द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। सो कंडीशन, द मैंडेटरी कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू हैपन इज दैट one metal should be highly reactive and the other one should be less in reactivity compared to the previous one, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ठीक है। अब ये रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। नाउ ओरिजिनली कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू इन कलर, जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू होता है। आयरन आपको पता है ब्राउन से या ब्लैक से कलर की दिखती है, पर जब फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा तो आपको ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिलेगा। वी विल फाइंड अ ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन, ठीक है। और कॉपर का ओरिजिनल कलर, जो कॉपर मेटल है वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द रिएक्शन। एज यू कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग इज, ओरिजिनली सल्फेट के साथ कौन जुड़ा हुआ था, दिस इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस ओरिजिनल सोल्यूशन वाज ऑफ कॉपर,
ओरिजिनल सोल्यूशन ऑफ विद सल्फेट वाज ऑफ कॉपर। जो ओरिजिनल सोल्यूशन था सल्फेट का वो किसके साथ था, कॉपर के साथ। लेकिन अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आप एक आयरन नेल डाल देते हैं, आप एक लोहे की कील डाल देते हैं और उसको कुछ देर तक एज इट इज़ छोड़ देते हैं, हीट करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करते हैं दैट आफ्टर सम टाइम आफ्टर हीटिंग द सोल्यूशन यू ऑब्जर्व कि जो कलर है, ब्लू कलर सोल्यूशन है, वो चेंज होने लगता है ग्रीन कलर में। वाई इज दिस हैपनिंग? इट इज़ हैपनिंग बिकॉज दिस कलर चेंज इज़ हैपनिंग बिकॉज जो आयरन है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से डिसप्लेस कर रहा है। मतलब आयरन जो है वो कॉपर को उसकी जगह से खिसका रहा है, उसकी जगह से भगा रहा है और खुद उसकी जगह पे बैठ रहा है। जो सॉल्यूशन बन रहा है वो किसका बन रहा है, अब आयरन और सल्फेट का। और ओरिजिनल सॉल्यूशन किसका था, कॉपर और सल्फेट का। सो एज यू कैन सी दैट कॉपर इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय आयरन। एंड व्हाट इज द कंडीशन दैट आई टोल्ड यू, व्हाट वाज द एसेंशियल कंडीशन? एक आयरन, एक मेटल जो है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होना चाहिए और जो दूसरा मेटल है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, इट शुड बी लेस रिएक्टिव। फाइन, so this is the condition. Now हाउ डज दिस रिएक्शन सेटिस्फाइज दिस कंडीशन? एक सीरीज़ होती है जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ शोज़ द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी। उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग मेटल्स को हमने एक सीरीज़ में अरेंज किया हुआ है जिसे रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। वो सीरीज़ कुछ ऐसी है। दिस इज़ द सीरीज़। This is the complete reactivity series. Now what actually does this reactivity series shows और indicates? ये reactivity series जो है, जैसे जैसे आप इस reactivity series में नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे metals की reactivity कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि reactivity series में जो ऊपर metals हैं, बेसिकली हाइड्रोजन के ऊपर या कॉपर के ऊपर जितने भी metals हैं, कॉपर के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो सब हाईली रिएक्टिव हैं। पर कॉपर के नीचे जो मेटल्स हैं दे आर ईदर लेस रिएक्टिव और नॉट रिएक्टिव एट ऑल। यानी मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और गोल्ड, ये खासतौर से ये जो लास्ट के दो मेटल्स हैं प्लैटिनम और गोल्ड, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। बहुत कम रिएक्शंस आपको इनकी मिलेंगी, कभी भी बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये रिएक्ट करें। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक देम रिएक्ट एंड दैट इज़ वाई दीज मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर्ट मेटल्स और नोबल मेटल्स। फाइन, एग्जाम्पल्स आर प्लैटिनम एंड गोल्ड। सिल्वर और मर्क्यूरी और सिल्वर फिर भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम इन मेटल्स के कंपैरिजन में बात करें तो ये दोनों मेटल्स बहुत लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं। इनके कंपाउंड्स आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, मिनरल्स बहुत कम मिलेंगे। तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर की तरफ जाएंगे, द हायर यू रीच इन द रिएक्टिविटी सीरीज़ मोर रिएक्टिव इज़ द मेटल। और मैंने अभी कंडीशन क्या बताई कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए एक मेटल को हाईली रिएक्टिव होना चाहिए और एक मेटल को लेस रिएक्टिव होना चाहिए, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, वाइस वर्सा कभी नहीं हो सकता। जो चीज़ रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे है, जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे की तरफ है, वो अपने से ऊपर के मेटल को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो हायर है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। इसीलिए इस रिएक्शन में अगर आप देखें, आयरन कॉपर के ऊपर है, द आयरन इज़ placed higher in reactivity series और it is placed above copper in reactivity series। तो ऑब्वियस है कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए ये रिएक्शन फीसिबल है, ये रिएक्शन हो सकती है क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। बट इफ़ आई राइट दिस रिएक्शन लाइक दिस, अगर इसी रिएक्शन को मैं इस फॉर्म में लिखूँ, then this reaction is not feasible because copper cannot displace iron. आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन हो सकती है क्योंकि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर लेस रिएक्टिव है,
कॉपर आयरन के नीचे है तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सल्फेट सोल्यूशन बिकॉज इट इज़ लेस रिएक्टिव. हेंस दिस रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस. तो कम नेसेसिटी क्या है, what is the essential condition for displacement reaction to take place? That one metal should be highly reactive and the other one should be less reactive than the previous one. ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, इसीलिए रिएक्शन हो जाती है. और आप पता कैसे करते हैं कि रिएक्शन हुई है? चेंज ऑफ कलर इज ऑब्जर्व. ओरिजिनली ब्लू कलर था, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आपको ग्रीन कलर दिखाई देता है. यू फाइंड ग्रीन कलर. समझ में आ गई? तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट डिपेंड्स अपॉन अ सीरीज विच इज़ कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज. समझ में आ गया? अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज़ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ऑल इवन दो यू ऑल मे बी नोइंग डिफरेंट यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं. कॉपर का यूज़ आता है घर में, जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, जो स्विच बोर्ड्स होते हैं उनमें जो वायर्स जाते हैं अंदर वो कॉपर के होते हैं. कॉपर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा लो है, वो ईजिली मेल्ट नहीं होते उसके वायर. इस दूसरा, इवन दो सिल्वर इज़ अ बेटर कंडक्टर. ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं डेट वाई सिल्वर वायर्स आर नॉट यूज. दो सिल्वर इज़ अ मच मोर बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैन कॉपर. वो इसलिए क्योंकि सिल्वर थोड़ा कॉस्टली है. सिल्वर कॉस्टली मेटल्स में आता है, प्रेशियस मेटल्स में आता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. तो आप उतने एक्सपेंसिव मेटल को डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हैवी यूज़ है. घर में एक ही स्विच बोर्ड तो है नहीं, कई सारे स्विच बोर्ड हैं, सब में अगर आप सिल्वर के वायर्स लगाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा. तो इसीलिए कॉपर के वायर्स यूज़ किए जाते हैं. इवन दो देयर कंडक्टिविटी, रेट ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंपैरेटिवली लेस इन कंपैरिजन टू सिल्वर. फाइन. तो कॉपर के जो वायर्स हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं स्विच बोर्ड्स में. एल्यूमिनियम, आपको पता है डेट एल्यूमिनियम का अलॉय है. अलॉयज़ क्या होते हैं? व्हाट आर अलॉयज़? अलॉयज़ आर व्हेन टू मेटल्स आर मिक्स्ड इन देयर मोल्टेन स्टेट. मतलब जब आप दो मेटल्स को मेल्ट करते हैं, when two metals are melt, टू और मोर देन टू मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली टू, लेकिन एक से ज़्यादा होने चाहिए. जब आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मेल्ट करते हैं और उनको आपस में मिक्स कर देते हैं तो जो मिलता है आपको प्रोडक्ट, उसे एलॉय बोलते हैं. और ये भी हो सकता है कि मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स मिक्सड हो. ज़रूरी नहीं है दो मेटल्स ही मिक्सड हो, मेटल प्लस नॉन मेटल्स भी मिक्स हो सकते हैं, लेकिन आपको उनको मेल्ट करना पड़ेगा. मेल्ट करके जब आप उन्हें मिक्स करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसे बोलते हैं अलॉय. और अलॉय इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि कई बार कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे आयरन. आयरन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि वो रस्ट हो जाता है, उसमें जंग लग जाती है. तो आयरन की जगह जो हम अलॉय यूज़ करते हैं वो है स्टील. स्टील कभी भी रस्ट नहीं होगा. और स्टील किसका अलॉय है? आयरन, निकल, क्रोमियम, ये सब मिला के आप स्टील बनाते हैं. ठीक है. तो होगा क्या कि ये जो मेटल्स हमने मिलाए हैं ये रस्ट प्रिवेंट करते हैं. ये रस्ट प्रिवेंट करते हैं, तो आयरन के ऊपर रस्ट नहीं लगेगी अगर आप उसको निकल क्रोमियम के साथ मिक्स कर देंगे. तो स्टील जो है वो अलॉय है. अलॉयज़ इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई, अगर किसी मेटल में कोई डिसएडवांटेज है तो उसे आप कवर अप कर लें और उसको बेटर यूज़ में ला सकें. ठीक है. तो एक तो यूज़ ये हो गया मेटल्स का. एल्यूमिनियम, आपको पता है एल्यूमिनियम इज़ यूज इन मेकिंग एरोप्लेन्स इन द फॉर्म ऑफ अलॉय. अलॉय होता है जिसको हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम का, विच इज़ यूज इन मेकिंग एरोप्लेन्स. एल्यूमिनियम फॉइल है जो खाना गर्म करने के लिए, आप फूड रैपिंग में काम आता है एल्यूमिनियम फॉइल्स. जिंक, जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है. इट इज़ यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग आयरन. इट इज़ अ टर्म, ये केमिकल टर्म है. जिंक इज़ यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग आयरन. गैल्वेनाइजिंग आयरन क्या करते हैं? जिंक को मेल्ट करके आयरन की शीट है, मतलब जो आयरन का कोई टुकड़ा है, सपोज करो अगर आप उसको, ये सारे मेथड्स हैं टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्ट. या तो आप उसका अलॉय बना के स्टील के फॉर्म में यूज़ करें या उसके ऊपर पेंट कर दें. पेंट, अगर आप कोई लोहे की सरिया है, अगर वो एक्सपोज्ड है तो आप देखेंगे उसमें रस्ट लग जाता है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर पेंट करके रख देंगे तो वो कभी भी उसमें रस्ट नहीं लगेगा. क्योंकि पेंट क्या करता है? एक लेयर बना देता है आयरन और ऑक्सीजन के बीच में.
व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि ये पेंट जब आपने किया आयरन की उसके ऊपर, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है वो कभी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी आयरन की सरफेस के। इट इज़ एक्टिंग एज अ लेयर बिटवीन ऑक्सीजन एंड आयरन। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी। तो गैल्वेनाइजिंग जिंक जो है, जिंक का सबसे बड़ा यूज़ है इन गैल्वेनाइजिंग आयरन। आप जिंक की को मेल्ट करके आयरन के ऊपर उसकी लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, जिंक को मेल्ट कर देते हैं और आयरन की पीसेस को उसमें डिप कर देते हैं। तो आयरन जिंक क्या होता है, वो आयरन के ऊपर कोटिंग बना लेता है। तो वही चीज़ होगी कि जिंक डज नॉट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है लेकिन रस्ट फॉर्मेशन नहीं होने देता, रस्ट फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आयरन की रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी। फाइन, सो दीज आर सम यूजेस ऑफ मेटल्स। ऐसे नॉन मेटल्स के यूज़ हैं, जैसे आपका वो फॉस्फरस है, सल्फ़र है, ये सब मैच स्टिक्स में यूज़ होते हैं, जो हम फायर क्रैकर्स जलाते हैं, इनमें हम नॉन मेटल्स यूज़ करते हैं। देयर इज़ अनदर नॉन मेटल नाइट्रोजन, जो आपके जितने भी प्रिजर्वेटिव्स, मतलब आप जैसे चिप्स के पैकेट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, वो पैकेट्स को फ्रेश रखने के लिए, उसमें जो कंपाउंड है, उसमें जो प्रोडक्ट आपने स्टोर किया है, उसको फ्रेश रखने के लिए, वो ख़राब ना हो, उसमें स्मेल नहीं आए, वो रैंसिड ना हो, तो उसकी रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन यूज़ करी जाती है। नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो फिल्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एसीज़, जो आपके एसीज़ होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है कूलिंग इफेक्ट देने के लिए। रेफ्रिजरेटर्स में नाइट्रोजन गैस फिल होती है आपके खाने को ठंडा या रेफ्रिजरेशन का काम करने के लिए, फ्रीजिंग के लिए बेसिकली नाइट्रोजन गैस इज़ यूज। सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो विद दिस आई कंक्लूड विद दिस चैप्टर क्लास 8। अभी मैं इसके कुछ चेक पॉइंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी विच विल एक्ट एज अ रिवीजन फॉर यू। अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हुई है, रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने मेंशन की थी, अगर आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज़ मालूम है, वेल एंड फाइन, नहीं मालूम है तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं ये चैप्टर आपके लिए, या कोई भी जो टॉपिक आप मेंशन कर रहे हैं, मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज़ करवा दूँगी। थैंक यू क्लास 8 फॉर वॉचिंग।